हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए और आसानी से ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिल जाए। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको 12th इंग्लिश का जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे सेक्शन 1 प्रोज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोज है उसके अंदर हमें सेक्शन 1 के अंदर सीन पैसेजेस दिए हुए होते हैं और सीन पैसेजेस जो है वो टोटली 12 मार्क के लिए हमें पूछा जाता है। हम सबसे पहले जो है ये सीन पैसेजेस है इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर हमें यही प्रोवाइड किया हुआ है। हम बड़े ही आसान तरीके से जो है इसको जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम लगाते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अगर से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये आपको पूरा के पूरा यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है वो पैसेज नजर आ रहा है, और ये पैसेज पे अगर हम नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये जो चैप्टर है इसके अंदर का हमें ये पैसेज दिया हुआ है और बड़ा ही आसान है। अब हमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ देखें, स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमें सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, यानी बड़ा ही आसान। हमेशा इसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड में जो आंसर्स है वो पूछे जाते हैं। इस तरीके से बड़े ही आसान से सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पूछा गया है ट्रू और फॉल्स हमें लिखने हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रोफेशनल तरीके से अपने बिजनेस की स्टार्ट करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जी हाँ, अगर से आपने ये जो लेसन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। इसलिए हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे एग्जाम के अंदर और उसका जवाब लिखेंगे ट्रू। ओके, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो इसी तरीके से स्टार्ट करता था। अब हम देखेंगे इसमें जो है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, ये अगर हम देखें एक एक स्टेटमेंट जो है हमें हाफ मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, ठीक है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। यानी वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत कम इम्पैक्ट डालता था उनके कस्टमर के ऊपर। अब ये जो जवाब है या ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इस तरीके से था, उसका अपीयरेंस इस तरीके से था कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे जो कस्टमर है उससे जल्दी से जल्दी जो है वो अट्रैक्ट हो जाया करते थे। इसलिए हम ये जो जवाब है लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, हम एग्जाम के अंदर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका जवाब लिखेंगे फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर वाला, द प्लेस वॉज बिजी विथ अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। वो जहां पे भी अपना ऑक्यूपेशन चलाता था, व्यवसाय करता था, वहां आसपास बहुत सारे अलग अलग जो है कारोबारी हमें नजर आते थे। इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ नंबर का देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल। ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये 4 जो स्टेटमेंट थे उनके आंसर्स लिख दिए। अब हमें ये जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन वेब। हमें एक वेब दी हुई है और ये वेब हमें यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। अब ये वेब बड़ी ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो टाइटल है एक्टिविटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी ये हमें पूछा है। अब यहाँ आसान वाला वेब हमें दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से फटाफट से लिख कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले उन्हें इसने क्या किया, मेकिंग अ सेल्फ अपीयरेंस। यहाँ हम लिखेंगे मेकिंग a self appearance, है ना, like astrologer, like astrologer। यानी उसने अपने आप को जो है एक एस्ट्रोलॉजर की तरह अपीयरेंस किया था, यानी पोशाक पहना हुआ था। वो दूसरा जो काम था उसका सर्चिंग फॉर कस्टमर, है ना, उससे वो जो है हमेशा कस्टमर, हमेशा उसकी जो नजर है वो कस्टमर को सर्चिंग में लगी हुई रहती है।
उसके बाद में सेटिंग इक्विपमेंट, सेटिंग इक्विपमेंट यानी अपने पास जो है वो सारा के सारा जो सामान है उसकी वो जो है हमेशा कैरी करता था। उसके साथ साथ कैरिंग द वेजेस, उसके बाद हम लिखेंगे कैरिंग द वेजेस होम एट द एंड ऑफ डे, यानी दिन के आखिर में, यानी वो जो है घर पे सबसे आखिर में लौटता था, अपना जो सामान है वो सबसे आखिर में घर पे लेकर जाया करता था। ठीक है, तो ये जो हो गए, हमें ये जो वेब हमें कंप्लीट करनी थी, ये कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए हमें पूछी गई थी और हमें जो है हर पॉइंट यहाँ पे हाफ एंड मार्क्स के लिए पूछा गया था। हम इस तरीके से इसे जो है जवाब आसानी से लिख देंगे। ठीक है, अब हम हैंडल करेंगे 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो। अब 3rd नंबर में हमें क्या पूछा गया, देखिए, द एस्ट्रोलॉजर वाज स्क्रीव जज ऑफ अ कैरेक्टर, एक्सप्लेन विद सम डिटेल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। हमें जो है ये जो पीछे जो पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर से ये चीज को एक्सप्लेन करना है कि द एस्ट्रोलॉजर वाज अ स्क्रीव जज ऑफ कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाया करता था। अब इसका जो जवाब है वो हमें डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें जो है 30 वर्ड्स के अंदर इसका जवाब लिखना पड़ता है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है। अब मैं इसका जवाब जो है आपको अपने ओरली बोलता हूं, आप लोग इसको लिख लिया करो ताकि ये फटाफट से जो है हम लोग आगे बढ़ जाए। अगर उसके जवाब में हम ऐसा लिख सके कि ही कैरीड ऑल द इक्विपमेंट नीडेड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, ही चूज टू राइट crowd place and made his appearance effective to attract the customer. His eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. He said things which pleased and astonished everyone. That was a matter of study, practice and guesswork about the psychology. इस तरीके से हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए है। हमें बच्चों याद रहे कम से कम जो है 5 से 6 लाइनें इसके आंसर्स में लिखने हैं। मैं आपको जो अभी बोला हूं अगर वो आप लिख देते हो तो आसानी से आपको ये जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट योर व्यूज। इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा गया है। यानी यहां क्या पूछ रहा है कि अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस की छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स है वो भी पता करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके व्यूज इसके ऊपर क्या है? तो बिल्कुल सही बात बोला है इसने, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें जो है उस बिजनेस की बारीकियां सीखना बहुत जरूरी है। इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे? पर्सनल रिस्पॉन्स है। फिर से एक बार 30 वर्ड्स के अंदर हमें जो है ये आंसर्स लिखना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यस आई एग्री that we need to understand even the smallest details of the business in order to succeed, because a small hole can sink the ship and a small jack can lift a big truck. If we understand the smallest details of business, we can impress the customer, get a lot of money, sell the product in large number, grow our business, advertise the product effectively and become a successful businessman. इस तरीके से हम जो है इसमें से हमने अगर से हाफ एंड पॉइंट्स भी अगर लिख दिए तो हमें काफी सारे मार्क्स इसके अंदर गेन करने में आसानी हो जाएगी। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। हर स्टूडेंट का आंसर इसका अलग अलग आता है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर जो है हम कितना समझदार तरीके से लिखते हैं, हमारा जो ग्रामेटिकली कितनी करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। ग्रामर के अंदर जो है डू एज डायरेक्टेड, ऐसा हमें 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर एक बात हमारे लिए अच्छी ये है कि ये जो डू एज डायरेक्टेड में 2 जो ग्रामर के सेंटेंस पूछ रहा है इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रहा है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आसानी हो जाए, है ना। ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन आ गया था सॉरी, इसके अंदर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिला तो इसलिए जो है बोर्ड ने ये जो आंसर्स है वो थोड़े से आसान कर दिए, ठीक है। यहां देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है डू एज डायरेक्टेड के अंदर, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। इसमें हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करना है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहां चारों में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है और लिखना है। अब देखिए इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस ऐसा दिया है, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, अ आया हुआ है,
इसके अंदर अरिमार्केबल, यानी इसकी जो शुरुआत है वो व्हाट अ से होगी। व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज। ठीक है, व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, ये जो थर्ड नंबर वाला जो आंसर है वो रहेगा हमारा इसका जवाब। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी का मार्क आया हुआ है। अब जो हम सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, he spread out his professional equipment which consists of a dozen codicil। अब यहां क्या लिखा है कि rewrite the sentence as a compound sentence। हमें यहां जो है ये जो सेंटेंस दिया हुआ है सेकेंड नंबर वाला, इसका कंपाउंड सेंटेंस बना के लिखना है। और यहां हमें दिया हुआ है 4 ऑप्शंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चों याद रहे, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो हम कंपाउंड करते हैं एंड से। ठीक है, 2 अलग अलग जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कर लेते हैं, उन्हें जो है हम कंबाइन कर लेते हैं। और कंबाइन करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वो वर्ड होता है एंड। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि एंड से कौन से 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तो है यहां पे ये एंड है और दूसरे वाला यहां पे ये एंड है। दोनों में से एक सही रहेगा। तो अगर हम यहां देखें कि he spread out his professional equipment and it consists of a dozen codicil, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये रहेगा इसका सही जवाब। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमें 1 मार्क के लिए, और जो एक्सक्लेमेटरी पूछा था वो 1 मार्क के लिए। इस तरीके से हमें ये जो डू एज डायरेक्टेड है ये 2 मार्क्स के लिए यहां पे पूछा गया। ओके, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें यहाँ पे 4 छोटे छोटे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका सिनोनिम्स हमें जो है ढूंढ कर लिखना है। लेकिन ये जो सिनोनिम्स है हमें इस पैसेज के अंदर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में से ही निकाल के लिखना है। अब देखिए, कंफ्यूजिंग जो है इसका जो जवाब है मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। ओके, कंफ्यूजिंग का जो यहां में क्या पूछा है सिनोनिम्स है, वो आता है बिवेल्डरिंग। ठीक है, बी वेल डेरिंग। कंफ्यूजिंग यानी क्या है कि कंफ्यूज हो जाना, है ना, भ्रम हो जाना। तो यहां हम लिखेंगे उसका समानार्थी, उसका जो सिनोनिम्स है वो बिवेल्डरिंग। उसके बाद यहां पे दूसरा है हैंगिंग अराउंड। हैंगिंग अराउंड यानी आसपास भटकना। यहां अगर हम पैसेज के अंदर बात करें तो उसके अंदर आता है डिलाइड। ठीक है, डिलाइड ये उसका आंसर हो जाएगा। अब यहां दिया हुआ है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत कठिन। तो इसके लिए ये जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है इसके अंदर लिखा है ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर। और फोर्थ नंबर वाला जो है मैजिकल इफेक्ट। मैजिकल इफेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो आ जाएगा इंचैंटमेंट। ठीक है, इंचैंटमेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए सिनोनिम्स। याद रहे, हर एक सिनोनिम्स जो है वो हमें हाफ मार्क्स कंसीडर करके देगा यहां पे। ठीक है, और यहां जो सेकंड वाला जो एक क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, उसको कंप्लीट करने वाले। क्या बोला है कि अब नया एक पैसेज दिया हुआ है और वो पैसेज हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो हो गया टोटली 16 मार्क्स के लिए हमें पूछ लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से एक बार ऑन सेइंग प्लीज, ये वाला जो पैसेज है इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज के ऊपर के जो है हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं, इसी के जवाब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें भी जो फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजी हमें दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक आउट द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। 4 एक्सप्रेशंस, 4 यहां पे जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से हमें वो स्टेटमेंट चूज करके लिखना है कि जो एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। राइटर का जो इंटेंशन है वो कौन सा था वो देखना है हमें। अब हम यहाँ 4 स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले तो हमको जो है ये पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अभी हमें पैसेज तो यहाँ पढ़ने के लिए इतना तो वक्त नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको सीख लिया है। आप लोगों ने चाहे ऑफलाइन में सीखा होगा या चाहे ऑनलाइन में सीखा होगा, लेकिन हमने सीखा जरूर है। ठीक है, अगर से आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे के सारे वीडियोस की जो लिंक है वो दी हुई है, वहां जाके भी आप इसको पढ़ लो। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो डायरेक्टली आंसर्स देखने वाले। ठीक है, अब ये जो है एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर, ये है देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलिटी। ये आएगा इसका आंसर, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, पिक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। हमें यहां पे 4 लिखने हैं।
हमें 4 ऐसे यहां पे बिहेवियर लिखना है कि जो पनिशेबल नहीं है नियम के तहत, है ना, जिसकी हमें जो है सजा नहीं दे सकता, है ना, कानून जिसकी हमें सजा नहीं दे सकता। ऐसे 4 बिहेवियर्स हमें लिखने हैं जो कि इस पैसेज के अंदर दिए हुआ है। अभी तो बहुत सारे हैं, है ना, इसके अंदर तो दिए हुए बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं जो है आसानी के लिए कुछ हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नया पेज लिया है मैंने, बिल्कुल क्लीन सा। देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर। ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर है। टोन ऑफ वॉइसेस, टोन ऑफ वॉइसेस, अगर से कोई हमें ऊंची आवाज में बात करता है तो ये लीगल ऑफेंस नहीं होता है। उसके बाद जो है डिसकर्टेसी, ठीक है, डिसकर्टेसी हो सकता है, या फिर हमें बैड मैनर्स, बैड मैनर्स हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी दिया हुआ है कि नॉट डाइंग हेयर, मैं चाहे अपने जो बाल है उसको डाई नहीं कर सकता हूं, या फिर करूं या नहीं करूं, है ना। इसके साथ साथ स्क्रॉल ऑफ फेसेस, स्क्रॉल ऑफ फेसेस, है ना, ये हमें देख के या हम किसी को देखकर जो है अपना मुंह बना लेते, वो भी आ सकता है ना। इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें शर्त दी हुई है कि एटलीस्ट उसमें जो हमें 4 लिखने। तो ये हो गए, ये 3 और 3 6 हो गए, इसमें से कोई 4 लिख दो, आपको जो है 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स के लिए था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, द पैसेंजर डैमेज द लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद सम फैक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहां पे ये क्या पूछ रहा है कि वो जो पैसेंजर है उसने लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया था, आप इसके बारे में क्या लिखोगे। तो इसके बारे में हमें कई सारी चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये है 2 मार्क्स के लिए, और जब भी हमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए हमारा काम है कि हम उसे जो है एटलीस्ट 30 वर्ड्स तक खींचे। ठीक है, 30 वर्ड्स बच्चों, कम से कम 5 से 6 लाइन में आंसर्स आना चाहिए। ठीक है, याद है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। अभी मैं तो आपको जो है ओरली बोल देता हूं, आप उस तरीके से लिख देना। द लिफ्टमैन डिमांडेड कोर्टियस बिहेवियर फ्रॉम द पैसेंजर, द लिफ्टमैन वांटेड दैट द पैसेंजर मस्ट यूज द वर्ड प्लीज। ठीक है, प्लीज, he should say top please, but the passenger only said top, so he refused to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift as it damaged the liftman's self respect। ठीक है, अगर हम इस तरीके से भी लिख देंगे तब भी हमें ये 2 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स आसानी से मिल जाएगी। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये है सेल्फ रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है सेल्फ रिस्पॉन्स के अंदर, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इफ डिसकर्टेसी इज अ लीगल ऑफेंस, राइट योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 30 वर्ड्स। अगर से डिसकर्टेसी लीगल ऑफेंस होता तो क्या होता। अभी हमें पता है, जैसे कि हमने अभी जो लिखा ना कि डिसकर्टेसी यानी किसी के साथ हम जो है सौजन्य के साथ, मोहब्बत के साथ अगर पेश नहीं आते हैं तो ये कुछ लीगल ऑफेंस में नहीं आता है। अगर ये लीगल ऑफेंस में आता तो क्या क्या दिक्कतें पैदा हो जाती, ये हमें लिखना है यहाँ पे 30 वर्ड्स में। ठीक है, 5 से 6 लाइनों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती बच्चों। मैं आपको बोलता हूं, आप लोग जो है रनिंग में लिख लिया करो। डिसकर्टेसी इज, इफ डिसकर्टेसी इज अ लीगल ऑफेंस देन वी शुड फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स बाय लिविंग इन सोसाइटी। Everyone would demand the courteous behavior from others. If their demands are not fulfilled, so many complaints and fights would take place for a small reason. Police and court would suffer a lot. The result would be that nobody will live happily and peacefully. Government also would suffer a lot, so that nobody will respect each other and mankind may be not exist. इसमें से अगर से कोई भी आप 3 से 4 पॉइंट लिख दो तब भी आपको ये जो है पर्सनल रिस्पॉन्स के 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। अभी डू एज डायरेक्टेड के अंदर जो है हमें ग्रामेटिकली 2 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले वाला देखिए कि इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, और इसमें हमें जो है अनलेस वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली यहां पे चूज करना है कि कहां पे अनलेस का इस्तेमाल सही तरीके से किया हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हमें अनलेस इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए ये 4 स्टेटमेंट है यहां पे। अब इसमें से सही वाला जवाब आएगा अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड।
कॉमा इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, ठीक है, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड, इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। जो थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो रहेगा सही जवाब, ठीक है। अब जो है सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है ग्रामर का, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, ऐसा पूछा गया और यहां पे बोला गया है कि मॉडल एक्सिलरी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो है बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं बंधन के लिए, कि ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी। कौन सा स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हमें, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑब्लिगेशन दिखाता है, कि बंधन दिखाता है कि इस तरीके से होना ही चाहिए। अब 4 स्टेटमेंट तो मैं नहीं पढ़ूंगा यहां, लेकिन मॉडल एक्सिलरी जरूर बताऊंगा। पहले मॉडल एक्सिलरी है कैन, दूसरा है कुड, आगे जो है नेक्स्ट पेज पे गया हुआ है, यहां पे है मे और मस्ट। तो बच्चों जो ऑब्लिगेशन होता है जिसमें कि कोई चीज की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत दिखाई जाती है वो होता है मस्ट, ठीक है। इसलिए इसका जवाब आ जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, ये रहेगा इसका सही सा जवाब, ठीक है। इसमें जो है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। अब यहां पे हमें जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, लेकिन सिनोनिम्स हमें ढूंढने हैं पैसेज के अंदर, ठीक है। अब पहला जो वर्ड दिया हुआ है लैक ऑफ कर्टेसी, और लैक ऑफ कर्टेसी हमें पता है, लैक ऑफ कर्टेसी का मतलब है कि कर्टेसी नहीं होना, यानी हमारा जो टोटली जो चैप्टर है वो डिपेंड है डिसकर्टेसी के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो हम यहां लिख देंगे डिसकर्टेसी, ये हो गया। अभी यहां लिखेंगे हम फाइट विद द फिस्ट, फाइट विद द फुल फिस्ट का पैसेज के अंदर आया है टू बॉक्स, टू बॉक्स। यहां दिया हुआ है थर्ड जो अनकल्चर है, अनकल्चर को इस पैसेज के अंदर शब्द दिया गया है बुरिश, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो स्टेट में जो वर्ड है वो है एन अटैकर, अटैकर, अटैकर का जो सिनोनिम्स है वो है एसिलेंट, ठीक है, एसिलेंट। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने जो है अभी काफी सारी चीजें देख ली है। अभी जो बचे हुए जो कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं वो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले वीडियो के अंदर देंगे, ठीक है। तब तक आप इसी चीज़ों की जो है वो पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर से वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन बैंक के वीडियोस है उन सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर भी आप उसकी प्रिपरेशन